Hello, students. So, today we are going to discuss the next topic in chapter 2, which is East India Company comes to East. इसका क्या मतलब है? What is the meaning of East India Company coming to East? ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, थोड़ा सा आइडिया हमने लिया था. सो आपके सामने ये पूरे दुनिया का मैप रखा हुआ है. एंड लेट मी टेक द अदर कलर सो दैट मैं इजीली इसको यूज कर पाऊँ. ओके, ब्लैक विल बी फाइन. ओके. ओके. सो अगर आप ये देखें तो आपका यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ से आप ये देखिए पूरा. ठीक है, दिस इज ऑल यूरोप. ठीक है, और भी बड़ा है बट जहाँ से ब्रिटिशर्स आए उनकी बात कर रहा हूँ. ये रहा आपका ऑल यूरोप. इनफैक्ट इसको मिला करके यहीं पर जो ये छोटा सा आप देख रहे हैं ना एरिया, लेट मी कंट्रोल जेड. ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा था मैं. सो ये जो छोटा सा एरिया है ये पूरे यूरोप में, ये यहाँ से लेके पूरा ऐसा डब्बा आप समझ लीजिए पूरा यूरोप है. और इसके अंदर ये रहा पोर्शन, इतना सा पोर्शन. यहाँ पे एक छोटा सा देश था इंग्लैंड. ठीक है, यहाँ पे जो देश था इंग्लैंड, उसी की एक कंपनी थी. उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. कंपनी ट्रेड करती थी. ठीक है, ट्रेड मींस बिजनेस, व्यापार करती थी. तो ये जो ट्रेड करती थी ये कंपनी इंग्लैंड में थी. इस कंपनी ने क्या किया, इन ईयर 1600 उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड में ना एक महारानी होती थी, क्वीन होती थी. उस क्वीन का नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट. एलिजाबेथ फर्स्ट. उस एलिजाबेथ फर्स्ट से, सिंस वो क्यों क्वीन थी, ठीक है, पूरे देश को रूल कर रही थी, तो उस क्वीन से इन्होंने एक चार्टर लिया. चार्टर मींस अधिकार पत्र, कि हम क्या क्या कर सकते हैं बिजनेस में, हम कहाँ कहाँ बिजनेस कर सकते हैं, वो एक पेपर पे लिखवा लिया और उनसे साइन करा लिया. तो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने एक चार्टर दिया 1600 में ब्रिटिश ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को. और इस कंपनी को ये स्पेसिफिक राइट्स मिल गए कि इनके अलावा, ध्यान से सुनिएगा, पूरे इंग्लैंड में अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी, अपार्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जो कि ईस्ट में, ईस्ट मीन्स इधर, इस साइड में, इस कंट्री के राइट साइड में, और वेस्ट मीन्स इधर से जो ईस्ट से इधर जाते हैं ये सब वेस्ट है. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है जिसको कहते हैं ग्रीन विच मीन लाइन, 0 डिग्री जो होती है, अगर आपने पढ़ा हो उसमें जो है लाइन होती है 0 डिग्री की, जो लॉन्गिट्यूड होता है. ठीक है, वो आपका होता है 0 डिग्री, जो लॉन्गिट्यूड है उसको कहा जाता है आपका ग्रीन विच मीन लाइन. ग्रीन विच मीन लाइन के इधर जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर ऑल ईस्ट, और इधर जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर ऑल वेस्ट. वेस्ट कंट्रीज यानी पश्चिम कंट्रीज हैं. वेस्ट वाला वेस्ट नहीं, वेस्ट डायरेक्शन वाला, WEST, नॉट WASTE. WEST, यहाँ पर जो वेस्ट कंट्रीज थी ये वेस्ट में थी, और ये इधर जो कुछ था वो ईस्ट में था. तो इंग्लैंड जो है वो हमारा वेस्टर्न कंट्री था. तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राइट मिल गया कि हमारे अलावा कोई भी ईस्ट में जो है वो बिजनेस नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा. हमारे अलावा मींस इंग्लैंड में हमारे अलावा, जैसे एक कंट्री है इंडिया है, इंडिया में बहुत सी कंपनीज हैं, राइट. एक रिलायंस है, एक अडानी की है, सबकी हैं कंपनीज. उसी तरीके से इंग्लैंड में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कंपनीज थी, बट वो नहीं कर सकती थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी ईस्ट में. और ईस्ट में क्या क्या शामिल हो गया, चाइना भी आ गया उसमें आपका. इधर जो दूसरी कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, वो भी आ गए. उसके अलावा इंडिया आ गया. फिर उसके बाद आपका ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या कहते हैं इसको, ये आपका है इंडोनेशिया. ठीक है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ये सब कुछ आते हैं. तो ईस्ट में ये लोग बिजनेस कर सकते थे. दैट इज व्हाट दे एक्वायर्ड थ्रू द चार्टर. चार्टर के थ्रू उनको ये मिल गया, राइट, ये राइट मिल गया. ठीक है, अब हम समझते हैं आगे की कहानी. ठीक है, कि राइट मिलने के बाद उन्होंने किया क्या और उनके साथ हुआ क्या. उन्होंने क्या किया कि, लेट मी रिमूव दिस वट एवर आई हैव रिटन. ठीक है, वो मैं मूव करता रहूंगा तो मूव करता ही रह जाऊंगा. लेट मी शो यू द एग्जांपल. उन्होंने क्या किया कि ये देखो, ये रहा इंग्लैंड, और ये सारा है पानी. ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर में, ये सब है पानी. इन्होंने क्या किया, अपनी बोट लेकर के यहाँ से निकले, और इसके सहारे होते होते, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, इफ यू नो, दिस इज अफ्रीका.
अगर नहीं जानते हैं तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, मैप को ठीक से स्टडी करिए। विदाउट मैप हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी काम की नहीं है। ठीक है, आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। सो अफ्रीका में जब आप आते हैं तो अब यहाँ से निकले ये लोग, ये किनारे किनारे चलते गए। जहां जहां जमीन थी ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, जहां जहां जमीन थी उसके सहारे ये चलते गए चलते गए। एंड देन यहाँ पे पहुंचे, इसको क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका का जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज केप ऑफ गुड होप, CGH। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ठीक है, बिल्कुल जो हिंदी होती है प्योर हिंदी, उसमें इसको कहते हैं उत्तमाशा अंतरीप। ठीक है, नोन एज उत्तमाशा अंतरीप, उत्तमाशा अंतरीप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। यहां से होते होते, ऐसे होते होते, फिर ये कहाँ आ गए, इंडियन ओशियन आ गए। IO लिखा है मैंने शॉर्ट में। इंडियन ओशियन आ गए एंड देन वो यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, एक बिजनेसमैन था गुजरात का, गुजरात का कह रहा हूँ, ये यहाँ का, साउथ का, केरला का। ठीक है, उस हिज नेम वाज, मतलब उसका जो नाम था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेट मी, वो आपकी बुक में भी नहीं है, कोर्स में भी आपके सिलेबस में आपके इतनी बड़ी चीज, मतलब इतनी ज्यादा गहराई से नहीं पूछी जाएगी, बट यस, समवन कॉल्ड जेमोरिन, जो मुझे याद आ रहा है। अब वो पैसेंजर था जो इनकी हेल्प करके ले गया, या फिर यहाँ पर जो जिसके अंडर वो बंदा था उसका नाम जेमोरिन था, दैट आई कैन नॉट रिमेंबर, बट यस। अभी आप ये समझ लीजिए कि दिस इज हाउ दे रीच्ड, जिस तरीके से अंग्रेज जो है वो कहाँ पहुंचे, इंडिया पहुंचे। इस रूट के थ्रू ऐसे होते हुए इंडिया पहुंच गए। जब वो इंडिया पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो तो अकेले होंगे, वही अकेले आए हैं यहाँ पर, अपनी कंट्री से तो वो ले आए, ये मैग्ना अपना जो चार्टर था वो तो ले आए कि भाई हमारे अलावा इंग्लैंड की कोई और कंट्री, इंग्लैंड की कोई और कंपनी तो आएगी नहीं। बट इस यूरोप में और भी देश थे। ठीक है, एक देश यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल किनारे में। ठीक है, दिस वॉज पुर्तगाल, दीज वर पुर्तगीज। इन लोगों के आने से पहले, ये लोग तो 1600 में पहुंचे, बट इन लोगों के आने से बहुत पहले पुर्तगीज पहले ही यहाँ आकर के ईस्ट में बैठे हुए थे। और कहाँ पे बैठे हुए थे, इंडिया में। कहाँ बैठे हुए थे, इंडिया में। ये जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, अगर ये आप इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे, इस इंडिया के मैप में ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है ईस्ट, और ये रहा वेस्ट, यानी ये जो कोस्ट है ये वेस्ट है। यहाँ पे एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है गोवा। इसी गोवा में पुर्तगीज ने अपनी फैक्ट्रियां बना ली थी, यहां पर अपने वेस्टर्न पोर्शन में इंडिया के वो रूल करने लगे थे। सो अंग्रेजों के पहुंचने से पहले ये लोग यहाँ आ चुके थे एंड देवर पुर्तगीज। अब जो पुर्तगीज हैं उनकी जब कंपनियां यहाँ पर आई तो उन कंपनीज पर तो कोई कंट्रोल था ही नहीं, चार्टर का। रानी ने जो चार्टर लिख के दिया था वो तो केवल इंग्लैंड की कंपनियों के लिए लिख के दिया था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंग्लैंड से जाएगी ईस्ट में बिजनेस करने, ट्रेड करने। बट दूसरी कंट्रीज को आप कंट्रोल कैसे करोगे, दूसरी कंट्रीज को आप अपने चार्टर से थोड़ी रोक लोगे कि नहीं आप लोग जो है वो बिजनेस करने नहीं जाओगे ईस्ट में। तो दूसरे लोग पहले ही बिजनेस करने यहाँ पहुंच चुके थे। ठीक है, और उसके अलावा सून डच, यहाँ पे जो हॉलैंड एक जो नीदरलैंड है जो आज की डेट में जाना जाता है, यहाँ पे हॉलैंड एक कंट्री थी, वहां से डच आए। यहाँ पर ही बीच में आप मैप को थोड़ा बड़ा करेंगे, यूरोप के मैप को जाकर के देख लीजिएगा कि डच जो यानी कि हॉलैंड है, जो नीदरलैंड है, वो कहाँ पे है। वहां से भी लोग ये पूरा का पूरा रूट पकड़ के पहले ही आ चुके थे यहाँ पे। उन लोगों ने भी, डच ने भी यहाँ पे ये लोग आए थे, पुर्तगीज आए थे 1498 के अराउंड। इनफैक्ट 1498 में एक वास्को डिगामा नाम का पुर्तगीज एक यात्री था। लेट मी टेक दिस वन नाउ, मैं इसको ले लूं व्हाइट वाले को। ठीक है, तो वास्को डिगामा यहाँ पर जो था, यहाँ पर अगर आप देखें तो वास्को डिगामा की बात हो रही है। नीचे मैं आता हूँ, पुर्तगीज, बिफोर देम पुर्तगीज ऑलरेडी देयर, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा का नाम याद रखिएगा। 1498 में पहले ही उसने ये रूट, ROUTE, उसने ये पहले ये रूट एक्सप्लोर कर रखा था, और वो पहले ही इंडिया पहुंच चुका था। सिंस वो पुर्तगीज था तो इन लोगों ने, पुर्तगीज ने अपनी सारी जो फैक्ट्रियां थी वो गोवा में और वेस्टर्न कोस्ट में जो अभी हमने देखा वहां पे स्टैब्लिश कर ली। ठीक है, वेस्ट कोस्ट इन एंड गोवा, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, 16th सेंचुरी में डच यानी कि जो हॉलैंड से लोग आए थे, नीदरलैंड से लोग, आज की डेट में जिसको नीदरलैंड कहते हैं, वहां से जो लोग आए थे वो भी पहले से वहां आकर के बैठे हुए थे। उसके थोड़ी देर बाद फ्रेंच भी आ गए, अंग्रेजों के आने के साथ ही उनको पता चलेगा कि फ्रेंच भी आ गए हैं, फ्रांसीसी भी आ गए हैं। फ्रेंच भी, फ्रांस भी एक कंट्री है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इंग्लैंड है, उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा तेजी से चला जा रहा है। यहाँ पर एक कंट्री और है, फ्रांस, बड़ा सा है ये जो बीच में दिख रहा है ना, यही फ्रांस है।
ठीक है। ये फ्रांस के लोग भी इसी तरीके से यहाँ आ गए। अब अगर आप ये सोचो कि इतने ढेर सारे लोग वहां आ जाएंगे और सब कोई एक ही चीज खरीदने आया है, कुछ लोग यहाँ से स्पाइसेस खरीद के ले जाते थे अंग्रेज, पुर्तगीज, और अंग्रेज भी इसीलिए आए थे, सिल्क का कॉटन का सामान लेने आते थे, सो दैट सिल्क और कॉटन खरीद के वो महंगे में उसका कपड़ा बना करके अपनी कंट्री में बेच सकें और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, प्रॉफिट बना सकें। बट द प्रॉब्लम हैपन कि फ्रांसीसी भी वहां है, फ्रेंच भी वहां है, डच भी वहां है, एंड अपार्ट फ्रॉम देम पोर्तुगीज भी वहां है। तो अगर एक ही चीज को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, ए बी सी अगर तीन लोग हैं और एक ही चीज को खरीदना चाहते हैं, तो जो इसको एक चीज को बेच रहा है वो क्या करेगा, सिंस उसको बेटर प्राइस मिल सकता है, इन एक कंपटीशन अच्छा है मार्केट में, राइट, तो ये क्या कर सकता है कि इसकी डिमांड ज्यादा होगी अगर, तो ये प्राइस बढ़ा देगा। तो यही हुआ, इंडिया में प्राइस इनके लिए बढ़ने लगा हर एक के लिए। ठीक है, वो कहते थे कि आप इतने में ले जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं फ्रेंच को दे दे रहा हूँ। फ्रेंच को नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, फ्रेंच वाला अगर नखरे कर रहा है तो ठीक है, मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दूंगा। और ये कहने की जरूरत भी नहीं थी, दे ऑल वर अवेयर कि अगर मैं इसके मन के दाम पे नहीं खरीदूंगा तो हो सकता है कि इससे इसी दाम पे किसी और को बेच करके ये अपना काम निकाल ले और दूसरा हमसे आगे निकल जाए और कहीं अपने देश में जो है और मुनाफा ना कमा ले, क्योंकि यहाँ से जितना महंगा वो खरीद के ले जाएगा उससे कहीं ज्यादा महंगा वो अपने देश में बेचेगा। सो फायदा वो ज्यादा कमा लेगा। इसलिए एक जो कंपटीशन था, उस कंपटीशन की वजह से भी यहाँ पे जो चीजें थी, जैसे स्पाइसेस थी, जैसे कि आपकी कॉटन और सिल्क की जो चीजें थी, या फिर कॉटन और सिल्क, जो रॉ कॉटन है, रॉ सिल्क था जिसका यूज करके वो कपड़े बना सकते थे और बेच सकते थे, वो सब चीजें महंगी हो गई उनके लिए। तो जब वे चीजें महंगी हो गई उनके लिए, तो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स को, इंग्लैंड से आए हुए ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली ये समझ में आया कि अनटिल मैं फ्रेंच और डच को यहां से बाहर नहीं निकालूंगा, इनको भगाऊंगा नहीं, तब तक चीजें हमारे लिए आसान नहीं होंगी, चीजें हमारे लिए सस्ती नहीं होंगी, हमारा तो मुनाफा ही कम हो रहा है, तो फायदा क्या हुआ ईस्ट में आने का, यानी इंडिया आने का और ईस्ट की दूसरी कंट्रीज पे कंट्रोल करने का। तो इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, यानी ब्रिटिशर्स के कॉन्फ्लिक्ट किससे शुरू हो गए, फ्रेंच से और पोर्तुगीज से शुरू हो गए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। राइट, किस तरीके से उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, कैसे कैसे करके उन्होंने उनको भगाया और उसके बाद कैसे अकेले ही पूरे इंडिया पे रूल करने लगे, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, उनके बीच में जब सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, एलिमिनेट करना चाहा उन्होंने, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हाउ टू एलिमिनेट द अदर्स। ब्रिटिशर्स ने प्लान किया कि किस तरीके से पोर्तुगीज और फ्रेंच और इन सबको कैसे गायब किया जाए। तो जब इस तरह के प्लान आप बनाते हैं कि आप दूसरों को कैसे एलिमिनेट करें और दूसरों से कैसे जो है चालाकी से दूसरों के थ्रू मतलब दूसरों से कैसे आगे निकल जाएं, राइट, दैट इज ऑल कम्स अंडर द पॉलिटिक्स, राइट। वो सारी चीजें कि हाउ टू रूल, हाउ टू मेक मोनोपोली, कैसे अपनी चलाएं, दैट इज नोन एज द पॉलिटिक्स, दैट इज दैट फंडामेंटल दोज ट्रिक्स, those tips and tricks, they are used under a concept which is known as the politics। इसमें डिप्लोमेसी भी आती है, इसमें सब कुछ आती है, इसमें रूल्स रेगुलेशंस लॉ पावर सब कुछ आती है। तो वो सारी चीजें अब जो है अगर ब्रिटिशर्स को चाहिए थी अगर कि इंडिया से वो ट्रेड कर पाए, ईस्ट से वो ट्रेड कर पाए, तो इन दैट केस दे हैव टू इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जब बिजनेस करने आए थे, व्हाई दे बिकम पॉलिटिशियंस, व्हाई दे स्टार्टेड पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का मतलब है रूल, और रूल का मतलब है कंट्रोल करना एक टेरिटरी को। सो हमने कहाँ से शुरू किया था, ट्रेड से शुरू किया था, और अब कहाँ पे आ गए, कंट्रोल ओवर टेरिटरी पे आ गए बाय द ब्रिटिशर्स। और यही चीज हमें समझनी है कि किस तरीके से ट्रेड से टेरिटरी तक वो आए और कैसे ये टेरिटरी इन्होंने अपने कंट्रोल में की। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में अगला टॉपिक उठाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने एलिमिनेट करना शुरू किया। ठीक है, तो इसी के साथ हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।